हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे इतिहास में, विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति को। तो फ्रांस की क्रांति से ही आज जो हम इंडिया में जो हमें गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आखिर राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर रुख, ये जो हर जगह इसकी शुरुआत हुई है, ये हुई कहाँ से स्टार्ट है? तो ये राजतंत्र से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से। तो हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो सीन ये है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में एक अफवाह फैलती कि सभी नागरिकों पर गोली चलाई गई है। उसमें लगभग 700 मर्द और औरतें टाउन हॉल में सामने एकत्र हो जाते हैं। सैकड़ों लोग एक समूह ने पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ते हैं और बास्तील के किले को तोड़ देते हैं और वहाँ के कैदियों को आज़ाद कर देते हैं और फ्रांस के राजा को फांसी दे देते हैं। आखिर ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण थे? क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के? आइए जानिए उसके बारे में। तो सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 होता है जो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठता है। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोना से होती है। जब उसका राज्यारोहण होता है तो उसको राजकोष खाली मिलता है। फ्रांस भी लंबे समय से चल रहे युद्ध और वर्सराय के जो विशाल महल होते हैं और राजदरबार के जो शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची होती है, उससे आर्थिक बोझ में दब जाता है। लुई 16 ने अपने शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी सहायता करी थी। इससे फ्रांस पर लगभग 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ जाता है। फ्रांस पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ उस पर लदा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग भी करने लगे थे, जिसने गवर्नमेंट को कर्ज दिए थे। फलस्वरूप हुआ क्या कि सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो रही थी। फ्रांस की सरकार नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो फ्रांसीसी सरकार थी, वो करों को बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई थी। तो हम देखते उस वक्त फ्रांस का जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके आते थे पादरी, प्रीस्ट। सेकंड स्टेट में आते थे नोबल्स यानी कुलीन वर्ग, जमींदार। और थर्ड स्टेट में आते थे आपके बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। अच्छा, अब हुआ क्या था कि जो पहले के 2 स्टेट थे उनको प्रिविलेजेस थे, यानी कि उनको पैदाइश के आधार पे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, यानी कि वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे। टैक्स हमेशा तीसरे स्टेट वाले करते थे। जैसे और तीसरे स्टेट वाले जैसे कि चर्च को भी टैक्स दिया करते थे, जिससे तीथे कहते थे, एक धार्मिक कर था। दूसरा टाइले भी एक कर था। और डेली में जो यूज़ करते नमक, तंबाकू, ये भी तीसरे स्टेट की जनता पे टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अनाज के उत्पादन कम हुआ और मांग बढ़ गई, जिससे मार्केट में पाव रोटी की कीमत भी तेज़ी से बढ़ने लगी। मजदूरी महंगाई की दर नहीं बढ़ रही थी और सूखा और ओलों से फसल भी खराब हो गई थी। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि एक 18वीं शताब्दी में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जो काफ़ी पढ़ा लिखा था और उसने बोला कि किसी को भी विशेषाधिकार जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके कार्य के आधार पर होने चाहिए थे। इसमें बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों के नाम आते, जैसे रूसो, लॉक ने तक ये भी बोल दिया था कि राजा के जो देवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत है वो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई कैसे। लुई 16 ने 5 मई को 1789 को, अब देखिए टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, तो नए टैक्स को पे करने के लिए उसने लुई 16 ने स्टेट जनरल में सबकी बैठक बुलाई। इसमें पहले स्टेट वाले भी थे, दूसरे स्टेट भी थे और तीसरे स्टेट। पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के थे 300 लोग और थर्ड स्टेट के जो थे वो 600 प्रतिनिधि आए थे। और तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो काफ़ी शिक्षित और पढ़े लिखे वर्ग के थे, संभ्रांत वर्ग के थे, एलिट क्लास के थे। कारीगरों, किसानों और औरतों को सभा में जाने से मना कर दिया गया था।
इस बार तीसरे स्टेट ने मांग रही, क्योंकि हर बार क्या करते, जब भी इनको टैक्स बढ़ाना होता था तो फर्स्ट स्टेट वाले, सेकंड स्टेट वाले एक एक वोट देते थे और थर्ड स्टेट वालों के लिए एक वोट था। तो कुल मिला के हमेशा जो दोनों स्टेट थे आपस में मिलकर टैक्स बढ़ा दिया करते थे। पर इस बार जो तीसरा स्टेट है उन्होंने मांग रखी कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल मत होना चाहिए, या यानी हर किसी का अलग अलग मत होना चाहिए। परंतु सम्राट ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो उन्होंने सभा का बहिष्कार करा दिया। ठीक है, अब सभा का बहिष्कार करा दिया और वो लोग चले गए। इसमें उनका नेतृत्व करे थे मिराबियो और आबेसी। ठीक, अब जिस वक्त फिर असेंबली ने बोला कि भाई हम अपना संविधान खुद तैयार करेंगे, और उन्होंने क्या किया कि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में वो सारे प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के जमा हुए और उन्होंने इसको नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि हम सम्राट की शक्तियों को कम करेंगे। ठीक है, और तब तक असेंबली भंग नहीं करेंगे जब तक हम अपना संविधान तैयार ना कर लें। फ्रांस में उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए जमाखोरी में जुटे हुए थे, और इसी बात में गुस्साई औरतों ने दुकानों पे धावा बोल दिया। कुछ दूसरी तरफ ये सूचना मिली कि सम्राट ने पेरिस में धावा बोलने, गोली चलाने के आदेश दे दिए। इसलिए सारे भीड़, जो मैंने अभी शुरू में सीन की बात की थी, सारी भीड़ इकट्ठा हुई और बास्तिल में धावा बोल के जो बास्तिल का किला था उसको तोड़ दिया और वहाँ के सारे जितने भी कैदी थे उन्हें आज़ाद करा दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों को गिरोह को बुला रखा है जो पकी हुई फसल को तबाह करने निकले। इसलिए सभी किसान लोग अपने हाथ में कुदाल बेलचा लेके वहाँ पे चले गए और विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाया लुई 16 को हुआ ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधन वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया, यानी कि अब जनता को धार्मिक कर नहीं देने पड़ेंगे और चर्च के पास जितनी भूमि थी उसे भी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। और फ्रांस के जो तीसरा स्टेट था जिसका नेशनल असेंबली बनाई थी जिसने, उन्होंने अपना एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी और उन्होंने बोला कि अब जो संविधान है उसमें पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शुरू किया, जिसमें बोला कि सभी को नैसर्गिक रूप से जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे और राजा का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। इस तरीके से हम देखते हैं फ्रांस में सबसे पहले संविधान तैयार हुआ। अब आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या फ्रांस के राजा ने इस बात को माना? क्या राजा आगे चल पाया? राजतंत्र पूरी तरह से खत्म हो पाया? तो इसके बारे में बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।